हेलो क्लास नाइन्थ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ये क्लास आप अटेंड करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम एक यूनिक इम्पोर्टेंट स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपके लिए अननोन होगा टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। जो आपने प्रीवियस लेक्चर और वीडियो में जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं वो नोन थे। लाइक आपका जो फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स था। देन क्या था आपका इन्वेंशन ऑर्डर ऑफ माइक्रोस्कोप था। देन आपका रॉबर्ट हुक एंड टोनी वॉन लीवेनहॉक का एक्सपेरिमेंट था। देन आपका सेल थ्योरी, यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बताया मैंने। देन आपके कुछ शेप और साइज के बिहार पे सेल्स के फंक्शंस के बारे में भी मैंने बताया था। जो आज का वीडियो है वो आज का वीडियो क्या है, थोड़ा अननोन है और इस टॉपिक का जो नेम है वो नेम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स आर सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये टॉपिक का हेडिंग आप अच्छे से नोट कर लीजिए। Transport of different type of molecules in organisms are cells of organisms, are parts of organisms भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये टॉपिक है और इस टॉपिक का जो मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि कैसे कोई मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में इंटर करता है और इंटर करने के बाद अपने डेस्टिनी पे कैसे पहुंचता है, अपने टारगेट प्लेस पे वो कैसे पहुंचता है, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको पॉइंट्स बताएंगे, कुछ आपको हेडिंग्स बताएंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। उस पॉइंट्स और उस हेडिंग को जैसे आप रीड करेंगे आपका टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा और आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक जो है, इस टॉपिक का जो पॉइंट्स है उसका क्वेश्चन जो फॉर्म में जो मैंने कन्वर्ट किया है वो आपके सामने बोर्ड पे मेंशन है। फर्स्ट आपका पॉइंट है नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी हम मटेरियल या मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं उसकी नीड क्या है, ठीक है, क्यों वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यूजुअली वो कौन से मॉलिक्यूल्स है या मटेरियल्स है जो बॉडी के अंदर आते हैं और बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत हमेशा है या नहीं है, मेम्ब्रेन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और नॉट, ये आपका थर्ड पॉइंट है। देन आपका पॉइंट ये है कि जो जिस भी चीज़ से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो मेम्ब्रेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है, उस मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। और फिर एक पॉइंट आपका बनेगा कि टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स क्या है। मैं फिर से सारे पॉइंट्स में एक बार रिपीट कर दूं आपके सामने। मैंने ये बोला कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस पॉइंट में आपको ये समझना है कि क्यों ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है कि वो कौन कौन से मटेरियल हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल क्या है वो। थर्ड पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है कोई समथिंग मटेरियल तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है या विदाउट मेम्ब्रेन हो रहा है, मेम्ब्रेन की उसमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है कि जो मेम्ब्रेन आपने यहाँ मेंशन कर रखा है, इस मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या इस मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन का ट्रांसपोर्ट से कोई रिलेशन है या नहीं है, इस मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है उसका रिलेशन ट्रांसपोर्ट से है या नहीं है, ये आप पढ़ने वाले हैं। देन आप पढ़ेंगे कि जो मेम्ब्रेन है वो उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। ऐसे मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं आपके लिए और इस पॉइंट से आपको क्या होगा, पढ़ना थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस पॉइंट का या इस क्वेश्चन का आप आंसर सर्च करेंगे तो ये आंसर बहुत इजी है। इजी इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपके बॉडी को डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स चाहिए जो आपके इन्वायरमेंट से आते हैं। इन्वायरमेंट्स का मतलब आपके
फूड मटेरियल से रिलेशन उसका है, और आपका जो आप वाटर लेते हैं वो, ठीक है। ये जो फूड मटेरियल है, इस फूड मटेरियल से आपको पता है कि एनर्जी मिलती है, ठीक है। और आपके इस फूड मटेरियल में डिफरेंट टाइप के जो है एनर्जी सोर्स वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट होता है फूड मटेरियल्स में, लाइक प्रोटीन्स होते हैं, लाइक लिपिड्स होते हैं। ये सब बॉडी के अंदर जाकर आपको क्या देंगे, एनर्जी देने वाले हैं, ठीक है। और एनर्जी आपके लिए नेसेसरी है, एनर्जी आपके लिए नेसेसरी है। और इस एनर्जी के रिट्राइवल में हमको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। बट ट्रांसपोर्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने फूड मटेरियल को आप इंजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, फूड मटेरियल को इंजस्ट करते हैं। और फूड मटेरियल को इंजस्ट करेंगे, देन उसका डाइजेशन होगा, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और देन उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब ट्रांसपोर्ट जो है वो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इन्वायरमेंट्स है, इन्वायरमेंट्स में जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो आपके रिक्वायर्ड जो मटेरियल्स हैं, उसको आप लेते हैं। और अगर आप अपना एग्जांपल लें तो आप बाहर से क्या लेते हैं, आप बाहर से फूड मटेरियल्स लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है। फूड मटेरियल्स जो लेते हैं उसमें यूजुअली जो एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स जो है ये एनर्जी सोर्स है, और एनर्जी हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नीड होती है, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मिनिमम जो है एक्टिविटी के लिए एक मिनिमम एनर्जी की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। और इस एनर्जी के रिट्राइवल में आपको फूड मटेरियल लेना होता है, ठीक है। और जब फूड मटेरियल लेते हैं तो फूड मटेरियल जो है, आपको पता है कि फूड मटेरियल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो डिफरेंट मोड में है। अगर आप ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन का जो फूड मटेरियल का जो एंट्री है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है। पहले आप फूड मटेरियल को क्या करते हैं, इंजस्ट करते हैं। क्या करेंगे, आप इंजस्ट करेंगे। इंजस्ट करने के बाद उसका डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। देन आफ्टर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद से जो है ये जाएगा आपके सेल्स के अंदर जहाँ पे इसकी नीड होगी, ठीक है। और वहाँ जाकर वो एक्चुअली क्या देने वाला है, एनर्जी देने वाला है। एनर्जी के साथ साथ और भी बहुत डिफरेंट चीज़ें देगा, लाइक मिनरल्स भी दे सकता है, ठीक है। आपके फूड मटेरियल्स में आपको पता है मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाइटामिन्स, मिनरल्स जो है अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। और जो एनर्जी सोर्स मॉलिक्यूल है वो क्या देगा, एनर्जी देगा। सिमिलरली आपका जो दूसरा पार्ट है जो बाहर से आप ले रहे हैं वो क्या है, वाटर है। और आपको पता है कि वाटर जो है डिफरेंट प्रोसीजर्स में यूज़ किए जाते हैं। वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अलग अलग तरीके से आप इसका सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। ये वाटर जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट प्रोसेस को भी ये मेंटेन करता है, मैनेज करता है। और ये वाटर भी कहाँ से आ रहा है, आपके बॉडी के बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये बताया कि बाहर से जो आ रहा है वो क्या है, फूड मटेरियल्स है और वाटर है। और यही अंदर जाने के बाद जब इसका डाइजेशन होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वहाँ से ये फिर एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में जाता है, और ब्लड से इसके ट्रांसपोर्ट होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और यही पार्ट आपको इस टॉपिक में आज के सेशन में पढ़ना है कि जब भी ब्लड में कोई चीज़ एक बार आ जाती है तो वो कैसे बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। और हमेशा आप ये भी नहीं सोचेंगे कि हमेशा आप ह्यूमन के या एनिमल्स के बारे में नहीं सोचेंगे, आप प्लांट्स में भी इस चीज़ को सोच सकते हैं, क्योंकि प्लांट भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वहाँ पे भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। बट आपको पता है कि एक लेक्चर को अच्छा बनाने के लिए हम जो है वही पॉइंट्स बोलते हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। और एज वेल एज आपका सिलेबस कवर हो जाए। अगर ऐसा करेंगे तभी आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि न्यूट्रिएंट्स या जो एनर्जी सोर्स मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर, वो तो रिक्वायर्ड हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उनके बारे में आप पहले से भी जानते थे।
बट इसके अलावा भी एक मटेरियल होता है, वो होता है गैस। क्या होता है वो गैस, और गैस का भी एक्सचेंज होता है बॉडी में। आपको पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी के अंदर आता है, आपके सेल्स के अंदर जाता है, और सेल्स से CO2 जो है ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर वो आपके लंग्स के थ्रू बाहर बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गैस भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और गैस का बेनिफिट क्या है, गैस जो भी आपके हैं मतलब CO2 अगर फॉर्म हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो CO2 जो है एलिमिनेट होना पीरियोडिकली ज़रूरी होता है, क्योंकि CO2 जो है एक लिमिट के बाद हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्या करता है, एक्सपेल करता है। ठीक है, अदर लाइक प्लांट्स में भी उसके बाहर निकलने के डिफरेंट मोड हैं और डिफरेंट उसके पाथवे हैं। ये जो गैस है, गैस जो पीरियोडिकली फॉर्म हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको एलिमिनेट करना होता है बॉडी से, और O2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो O2 जो है बॉडी के अंदर आएगा, वो बॉडी के अंदर वो आएगा, बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। और जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, जो ATP है, ATP इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और करेंसी ऑफ एनर्जी। ये जो ATP है, इसका प्रोडक्शन जो होता है वो हाई हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और सो दैट हमको एनर्जी चाहिए, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, तो वो उसको O2 गैस की ज़रूरत होती है, और CO2 को पीरियोडिकली हमको बाहर निकालना होता है। और ये जो O2 है ये हमारे जो है सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, O2 का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि O2 जो है आपका रेस्पिरेशन में यूज़ होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होने वाला है। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ मैंने लिख रखा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा, वो एनर्जी बनेगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अगर आप कभी रेस्पिरेशन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप पढ़ते क्या है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, और जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, वहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको एनर्जी ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, और आप की बात करते हैं आप, तो ये मैंने आपको रिपीट कर दूं मैं इस कहानी को, ये समझ में आया होगा कि जो आपका ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है वो क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है और गैस है। दीज आर द ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स। और ये जो मटेरियल है ये डिफरेंट प्लेसेस पे बॉडी के डिफरेंट प्रोसीजर में ये यूज हो रहे हैं, और इनका होना बॉडी में क्या है, इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज हम लिविंग फॉर्म में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली मैंने सेकेंड पॉइंट को फिनिश कर दिया। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू द मेम्ब्रेन और नॉट। ठीक है, मतलब कि ये है कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल्स को, या बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल, तो क्या हमेशा आपको मेम्ब्रेन मिलेगा, या कोई ऐसा भी केस है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं भी मिलेगा आपको। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको पूरे किसी भी बॉडी का एक आपको आइडिया होना चाहिए, किसी भी बॉडी का आइडिया होना चाहिए। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, और आप सेल्स के अंदर का भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना चाहिए, और बिटवीन सेल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिटवीन सेल्स का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। सपोज दैट अगर ये आपके दो सेल्स हैं, तो दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं आप, इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। और इस स्पेस में क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है, और फ्लूइड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स भी होता है, वाटर भी होता है। ठीक है, एंड बहुत सारे अदर मटेरियल्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। ठीक है, और जो कि 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ माना जाएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो आपको जरूर सोचना चाहिए, आपको इमेजिन करना चाहिए
और इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया है कि अगर आपको मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स के अंदर क्या क्या मटेरियल है और बिटवीन सेल्स क्या क्या मटेरियल होते हैं। ये अगर पता है आपको है तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आने वाला है, ठीक है। फिलहाल पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, सेल्स की बाउंड्री क्या होती है, सेल्स के अंदर कोई भी चीज बाहर से आ रही है वो कैसे आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, ये समझते हैं। आप इमेजिन करिए कि जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उस लेक्चर में जो आपने सेल बनाया उस सेल से बाहर कुछ समथिंग मटेरियल है, ठीक है। क्या है? बाहर कुछ मटेरियल है। तो उसके लिए आपको जो है माइक्रोस्कोप के हेल्प से अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोस्कोप आपको एक डायग्राम रफली बनाना पड़ेगा। डायग्राम में ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच जो ये फ्लूइड है वो क्या है? एक्चुअली में साइटोप्लाज्म है। वो क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के सल्यूट्स हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर भी है, ठीक है। ये जो सल्यूट और मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, ठीक है। और बाहर से अंदर की तरफ आने के लिए उसमें बीच में एक बैरियर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आने के बाद जो है ये मॉलिक्यूल्स, सपोज करिए कि कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके आ गए, तो ये मॉलिक्यूल्स की जरूरत अदर किसी प्लेस पे है, अदर किसी प्लेस पे है, और वहां पर भी ट्रांसपोर्ट एक मैटर बनेगा, वहां पे भी ट्रांसपोर्ट एक मैटर बनेगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचेंगे कि कैसे सेल के अंदर आया, और सेल में किसी पर्टिकुलर पार्ट में आ भी गया तो फिर वहां से अदर प्लेस पे वो कैसे जा रहा है, ये दूसरा पार्ट है। ये दो पार्ट है। यहाँ पे आप बोलेंगे कि मेम्ब्रेन एक मीडियम है, एक बैरियर है, बट यहाँ से और जब यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन एक बैरियर नहीं मिलेगा। यहाँ सिंपली क्या है? एक इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द वाटर मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सेंटेंस में यहाँ पे आपने देखा होगा क्या मैंने मेंशन किया है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू द मेम्ब्रेन और नॉट। ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू मेम्ब्रेन और नॉट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अगर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो गया लाइक फर्स्ट स्टेज तो वहाँ आपको दिख रहा है कि मेम्ब्रेन है, और अगर ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया और फिर अदर किसी प्लेस पे जा रहा है सेल के, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट के लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डिफरेंट होगा। लाइक आपका डिफ्यूजन एक टॉपिक मिलेगा, फिर आपको ऑस्मोसिस एक टॉपिक मिलेगा, आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक टॉपिक मिलेगा, देन आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट मिलेगा। दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर हैं बॉडी के अंदर, लाइक आपका सिंपल डिफ्यूजन, लाइक आपका ऑस्मोसिस, लाइक आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है की ज़रूरत बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए है। वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग मोड से ट्रांसपोर्ट होते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में, जो मैंने आपको बताया कि जो सेल्स के बीच का स्पेस है, सेल्स के बीच का जो स्पेस है वहाँ क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है और फ्लूइड है, और वहाँ पे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यही न्यूट्रिएंट्स जो वाटर है वो सेल्स के अंदर जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपके ब्लड से कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। जब आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे इंटरसेलुलर फ्लूइड जो है वो कैसे ब्लड में जाके कनेक्ट होते हैं। ये एक डिटेल प्रोसीजर है। अभी इस टॉपिक को यहाँ बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसको, यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं पॉइंट को, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। देन आते हैं टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी जस्ट मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे मेंशन किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कुछ है, वो क्या है? एक बैरियर है, और उस बैरियर का काम क्या है? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है।
और ये जो अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टाइप क्या है एक्चुअली में, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टाइप क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टाइप आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन। सेकेंड जो टाइप है वो क्या है आपका परमेबल मेम्ब्रेन। थर्ड जो टाइप है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और जो फोर्थ है वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके 4 टाइप्स के मेम्ब्रेन हैं और इनका बॉडी में हमारे अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में यूज होता है। जैसे मैं आपको फर्स्ट मेम्ब्रेन के बारे में बता दूं। फर्स्ट मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिससे कोई भी मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे सपोज करिए कि ये कोई सेल है और इस सेल्स के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल जाना चाहें तो वो जा नहीं सकता है, क्योंकि ये इम्परमेबल है। ठीक है, क्या है, इम्परमेबल, मतलब कि ये इसके अंदर परमेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड आएंगे तो सेकंड क्या है, परमेबल है, मतलब कि सेल्स का जो मेम्ब्रेन है वो इजीली क्रॉस करने दे रहा है मॉलिक्यूल्स को, आउट से इनसाइड और इनसे आउटसाइड, आउट से इनसाइड और इनसे आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करने देगा। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बट परमेबल मेम्ब्रेन्स में भी फर्दर टाइप्स हैं। परमेबल मेम्ब्रेन्स में भी फर्दर टाइप्स हैं। वो टाइप क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं। सेलेक्टिवली परमेबल के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है ये स्पेशली फॉर सॉल्यूट्स के लिए होता है, ध्यान देना होगा आपको। ये जो आपका सेलेक्टिवली परमेबल जो है, ये जो टर्म है ये किसके लिए स्पेशली है, आपका ये सॉल्यूट्स के लिए, स्पेशली किसके लिए, ये सॉल्यूट्स के लिए। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है ये स्पेशली किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए होता है। सॉल्वेंट एक्चुअली में लिविंग सिस्टम में क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि जब वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होगा सेल्स के अंदर या बाहर, तो हम उस मेम्ब्रेन को हम क्या मेंशन करेंगे, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। बट जब सॉल्यूट लाइक गैस, लाइक न्यूट्रिएंट्स, लाइक आयंस की जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आपको हमेशा के लिए लर्न करना होगा। आपके हायर जो क्लासेस आने वाले हैं उसमें भी आपको ये टर्म मिलेगा और आप आज ही से आप लर्न कर लो कि सेलेक्टिवली कब यूज करना है, सॉल्यूट्स के लिए यूज करना है। और जब सेमी वर्ड आएगा तो आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप सॉल्वेंट यूज करेंगे। सॉल्यूट्स में क्या क्या आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, लाइक ग्लूकोज आएगा, आपका मिनरल्स आएंगे। ठीक है, एंड सम अदर मटेरियल आल्सो। ठीक है, बट जब आप बात करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तो यहाँ पे आप ओनली किसकी बातें करेंगे, वाटर मूवमेंट्स की बातें करेंगे। और आपको पता है कि वाटर मूवमेंट्स जो है का या वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोसीजर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ऑस्मोसिस आपको आगे मिलने वाला है टॉपिक ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स के बारे में बता दिया। अब सेलेक्टिवली परमेबल जो टर्म है इसमें थोड़ा सा और मैं इसको बता दूं। सेलेक्टिव का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट को सेलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, और कुछ ऐसे भी सॉल्यूट हो सकते हैं जिसको मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मतलब सिलेक्शन हो रहा है, कोई जा रहा है और कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका जो कोई आपका हाउस है उसमें एक डोर होगा और डोर पे से आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो आ जा सकते हैं, लेकिन अननोन पर्सन नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही जो है सेल्स के अंदर जब आप ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे तो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन ऐसा होता है कि सर्टन मॉलिक्यूल्स को वो इजीली क्रॉस करने देगा, लेकिन सर्टन ऐसे भी होंगे जिनको वो क्रॉस करने नहीं देगा। और दैट्स व्हाई सच मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसका जो नेम है इसीलिए सेलेक्टिवली है, क्योंकि सेलेक्ट कर रहा है कुछ को और कुछ को सेलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और सेमी परमेबल मैंने आपको पहले बताया कि ये वाटर के लिए होता है और वाटर वाली एक स्टोरी जो है ऑस्मोसिस में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है
प्रोटीन और लिपिड होता है, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड जो है ये दो इम्पॉर्टेंट जो है कंस्टिट्यूएंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्रोटीन और लिपिड्स ये दो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और इनके साथ कुछ जो है समथिंग कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिटिल अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन के साथ अटैच करके और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इन मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या है, इनका नेचर जो है ट्रांसपोर्टिंग नेचर वो क्या है, यूनिक टाइप का है, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर के टॉपिक्स में आपको बताया, ट्रांसपोर्टिंग जो पैटर्न था वो इसलिए था क्योंकि इसका कंपोजिशन जो है वो इस तरह का। तो अभी स्टार्ट हम करने वाले हैं क्या, ट्रांसपोर्ट के टाइप्स स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट के टाइप्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और सेकंड है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड आपका क्या है, ऑस्मोसिस। पैसिव में जो है सिंपल डिफ्यूजन एक सब टाइप्स है उसका, देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेपरेट है, इसमें फर्दर टाइप्स नहीं है, देन ऑस्मोसिस है। इन टॉपिक्स को वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि पैसिव का मीनिंग क्या है। यहाँ पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि पैसिव का मतलब क्या है। तो पैसिव का मतलब होता है कि यहाँ पर जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है, मतलब कि वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है, एनर्जी डज नॉट रिक्वायर्ड, सबसे पहला पॉइंट होगा इसका, ठीक है। पैसिव का मतलब है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वन प्लेस से अदर प्लेस, बट वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई भी समथिंग सल्यूट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है और बाहर क्या है, लो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाई से लो की तरफ जो है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, और हाई से लो की तरफ जब भी कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पे किसी भी टाइप का एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, एक परफ्यूम की बॉटल आप ले लें, और परफ्यूम की बॉटल आप लेके और एक रूम के अंदर अगर आप एक कॉर्नर में आप स्प्रे करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि परफ्यूम की बॉटल से निकला हुआ जो परफ्यूम का गैस है वो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है। जहाँ से वो निकलता है वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, बट रूम के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। रूम के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और कॉन्सेंट्रेशन कम के तरफ, हाई से लो की तरफ जो है ये जो है परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हुए दिखेंगे। और इसमें आपने कभी एनर्जी नहीं लगाया होगा, ये एक सिंपल प्रोसीजर है। और यही चीज़ आपको ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी अप्लाई करना है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब सेल्स के अंदर जाएंगे, ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर, तो सेल्स में सपोज दैट किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई मटेरियल है और उसको यहाँ से और यहाँ जाना है, तो वो क्या करेगा, नॉर्मली डिफ्यूजन करेगा। क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि डिफ्यूजन जो होता है सेल्स के अंदर जो है ये वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे डिस्टेंस शॉर्ट होगा, सेल के अंदर जब डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे तो हमेशा डिफ्यूजन कहाँ पे मिलेगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा आपको। आसपास के जगह पे अगर ट्रांसपोर्ट करना है सेल्स के अंदर, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है मॉलिक्यूल्स वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाते हैं। और ये एक स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो फाइनली आपको ये पता चल गया कि पैसिव का मतलब क्या है। पैसिव का मतलब जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट तभी नहीं होगी जब नेचुरल प्रोसेस होगा, नेचुरल ट्रांसपोर्ट होगा। और नेचुरल तब होता है जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट जो है लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो वही जो है मैनर जो है वो विदाउट एनर्जी वाला हो सकता है, ठीक है। और सेल्स के अंदर अगर डिस्कस करें तो सेल्स के अंदर मैंने बताया कि सेल्स के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस यूज हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अदर प्रोसेस होते हैं, आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगे।
ठीक है, तो मैंने इनडायरेक्टली सिंपल डिफ्यूजन डिस्कस कर दिया सेल के अंदर और परफ्यूम का बॉटल, दो एग्जांपल लेके। सेकंड आते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन से। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स अगर जाना है, सपोज दैट ये एक सेल है और सेल्स के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स को बाहर जाना है या लाइक दैट बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स अंदर आना है, तो कभी कभी कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसका नेचर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है कि वो अंदर इजीली जा सके। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल होते हैं, जैसे आपके रूम के अंदर डोर और विंडो और गेट होता है, वैसे ही जो है मेम्ब्रेन के सरफेस पे क्या होते हैं, कुछ चैनल होते हैं या कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों को अंदर और अंदर की चीज़ों को बाहर ट्रांसपोर्ट करने का एक गेटवे बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, गेटवे बन जाते हैं और उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट होने का जो पैटर्न है वो सिंपल डिफ्यूजन जैसा ही है, हाई से लो की तरफ। ठीक है, हाई से लो की तरफ। एक चीज और आपको बता दूं कि जब भी हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, तो उसको बोलते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठाइएगा, लर्न कर लीजिएगा। ये तब आप वर्ड यूज करेंगे जब कोई भी सल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, कोई भी सल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के लिए जब जाए, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, तो उस समय ये टर्म यूज करेंगे। इसका अपोजिट एक टर्म होता है, जस्ट आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका फैसिलेटेड डिफ्यूजन वर्ड समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया आपको फैसिलेटेड डिफ्यूजन में, कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन में जो है कुछ फैसिलेटर की जरूरत होती है। यहाँ फैसिलेटर कौन है, यहाँ पे चैनल और कैरियर प्रोटीन्स है फैसिलेटर। और इस चैनल और कैरियर प्रोटीन्स को मैंने एक्चुअली में एग्जांपल कैसे दिया, मैंने दिया कि कोई भी रूम है, कोई भी हाउस है, उसके अंदर डोर विंडो कुछ भी होता है, उसके थ्रू जो है चीजें आती और जाती हैं। तो वैसे ही सेल के अंदर भी क्या है, फैसिलेटर है, एक डोर है, डोर यहाँ पे क्या है, चैनल है, कैरियर प्रोटीन्स है, और इसी के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाएंगे। और जाने का मैनर जो होगा वो एज सिमिलर सिंपल डिफ्यूजन की तरह होगा, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन में हाई से लो की तरफ होता है। और आपको पता भी है कि हाई से लो की तरफ जब भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये आपका सेकेंड वाला फैसिलिटेड डिफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देन आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी, एटीपी ऑब्लिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और एनर्जी तभी रिक्वायर्ड होती है जब आप अननेचुरल प्रोसेस या अननेचुरल ट्रांसपोर्ट कराएंगे या अननेचुरल ट्रांसपोर्ट सेल्स में होगा। ठीक है, अननेचुरल का मतलब जो यूजुअली ना होता हो, नेचुरली ना होता हो। ठीक है, और ऐसा होगा तो आपको पता है ना, वहां पे एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और वहां पे जो ट्रांसपोर्ट का पैटर्न होगा वो क्या होगा, लो टू हाई होगा, लो टू हाई। अगर कोई चीज ऑलरेडी कहीं पे किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन लो है और कहीं पे उसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन उसी मटेरियल का हाई है, तो जो पैटर्न होगा ट्रांसपोर्ट करने का लो से हाई होगा। क्या होगा, लो से हाई होगा। और लो से हाई है और ये चीज आपको अननेचुरल ट्रांसपोर्टेशन की तरह लग रहा होगा, आपको अननेचुरल ट्रांसपोर्ट की तरह लग रहा होगा। और अननेचुरल ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपका थर्ड जो पॉइंट था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो मैंने डिस्कस कर लिया। एक्चुअली में जो फर्स्ट और सेकेंड है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं, और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है अपने आप में सेपरेटेड ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद हम आते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, किसमें आएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो आपको मैं पहले भी बता दूं, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है ये स्पेशली किसके लिए होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। किसके लिए होगा, क्या बताते हैं, ऑस्मोसिस में आप सॉल्वेंट की ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। और सॉल्वेंट लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वाटर होता है। क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि जब आप ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन।
और किसका डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है वाटर का, यहाँ पे डिफ्यूजन किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है। और वाटर का डिफ्यूजन कैसे होगा उसको आप डिफरेंट एग्जांपल्स में समझ सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, उसमें मैंने एक सेल ले रखा है, इसको आप लेवल कर दीजिए कि ये एक सेल है और ये क्या है, एक वाटर कंटेनर है, यहाँ पे प्योर वाटर पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कंडीशन होगा तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, वाटर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सेल के अंदर भी ऑलरेडी वाटर है, बट आप अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल्स, ठीक है। तो जहाँ पे वाटर ज्यादा होगा वहां से मूव करेगा लो वाटर वाले एरिया में, लो वाटर वाले एरिया में मूव करेगा। तो आपने देखा कि हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन एरिया में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आपको भी क्या लग रहा है कि ये डिफ्यूजन है, ये क्या है, डिफ्यूजन है। बट डिफ्यूजन किसका आ रहा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो रहा है। और जब डिफ्यूजन ऑफ वाटर होगा तो इसी को आप क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है जो आपने सिंपल डिफ्यूजन में पढ़ा। सिंपल डिफ्यूजन में आपने लेकिन थोड़ा अलग क्या पढ़ा था, वहां पे सॉल्यूट की बात हो रही है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है। यहाँ सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। और वाटर जो है वो जहां पे भी ज्यादा होगा वहां से मूव करके लो वाटर वाले एरिया में जाएगा। जैसा कि एग्जांपल जो मैंने लिया है, एग्जांपल में मैंने एक सेल लिया है, सेल के अंदर वाटर के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। और इस सेल को मैंने एक कंटेनर में रखा है, वो कंटेनर के अंदर ऑलरेडी क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है। तो जहाँ पे प्योर वाटर होगा वहां पे आप बोल सकते हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, बट सेल के अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है। ऐसा अगर होता है और यहाँ पे अगर डिफ्यूजन को अप्लाई करते हैं तो आपको जो मोड ऑफ या वाटर का जो मूवमेंट पैटर्न होगा वो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ की तरफ होगा। मतलब कि कंटेनर से वाटर मूव करके सेल के अंदर जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से एरिया से मूव करके लो कंसंट्रेशन वाटर एरिया में वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। अब ऑस्मोसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप देखिए ऑस्मोसिस के डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको एक मिलेगा हाइपोटोनिक कंडीशन मिलेगा, हाइपोटोनिक कंडीशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे डायग्राम्स आप समझ सकते हैं। कोई आपने एक कंटेनर लिया, उसमें सेल को रख दिया, ये आपका सेल है, ठीक है। और यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया वो कैसा लिया आपने, हाइपोटोनिक लिया। आपने कैसा सोल्यूशन लिया, हाइपोटोनिक लिया, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है कि जहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, यहाँ वाटर जो है कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। वाटर कंटेंट मीन्स वाटर कंसंट्रेशन, और यहाँ वाटर कंटेंट क्या होगा आपका, कम होगा। आप जब इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो बार बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार कंडीशन चेंज होगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, आप उस वर्ड्स को, उस लाइन्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि जो ये कंटेनर है इसमें मैंने ऐसा सोल्यूशन लिया जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, सेल के रिस्पेक्ट में। सेल के रिस्पेक्ट में वाटर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर कम है। तो ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा। और ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। मतलब कि यहाँ पे वाटर जब एक लिमिट तक इंटर कर जाएगा तो अपने आप जो है ये वाटर की इंटेक धीरे धीरे रुक जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा और ऐसा तब होगा जब वो हाइपरटोनिक कंडीशन होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका क्या है, दूसरा कंडीशन है आपका आइसोटोनिक। सोल्यूशन के अंदर जब सेल डालेंगे तब क्या होने वाला है, आपने फिर से एक कंटेनर लिया, उसमें सेल लिया
और यहाँ पे सोल्यूशन कैसा ले लिया आपने, आइसोटोनिक सोल्यूशन लिया आपने, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन जो होगा वो इक्वल होगा इस कंटेनर के कंपैरिजन में। यहाँ दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर कंसंट्रेशन होगा और ऐसा होगा तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मतलब वाटर ना ही इधर से आएगा और ना ही इधर से जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चला रहेगा, कोई भी ट्रांसपोर्ट यहाँ वाटर का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कब होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन में होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जब दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन सेम होगा तो कहीं से भी वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ना ही वाटर यहाँ से यहाँ आने वाला है, ना ही यहाँ से यहाँ आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन में आप क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपरटोनिक। क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का क्या नेचर होगा ये समझिए आप। ये आपने एक बीकर लिया और फिर से इसमें सेल ले लिया, ये सेल है और यह सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, हाइपरटोनिक होगा सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा कंडीशन होगा तो यहाँ क्या होगा, वाटर कंटेंट या वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा और यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन आपका लो होने वाला है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन यहाँ हाई है, यहाँ लो है। और मैंने शुरू से बताया कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, हाई वाटर कंसंट्रेशन एरिया से लो वाटर कंसंट्रेशन एरिया में वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है वाटर का, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है हाइपो, आइसो और हाइपर जो कंडीशंस थे, ये ऑस्मोसिस के ही टाइप्स हैं एक तरीके से। जब आप ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस को अलग अलग कंडीशंस बना के पढ़ेंगे, तब ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। बॉडी के अंदर, बॉडी के पार्ट्स के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे मतलब कौन कौन सा वो प्रोसीजर बॉडी में हो रहा है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसका नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक लेके मैं आने वाला हूँ। टॉपिक बड़ा नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्लास 9 20-30 मिनट्स का लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक को लेके मैं आऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय। नोट्स बनाइए, वीडियो को बार बार रिपीट करिए। और आज का वीडियो तो वैसे भी क्या है, स्पेशल है, यूनिक है, आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इससे रिलेटेड डाउट्स आप पूछते रहिए मेरे से व्हाट्सएप पे।